नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोगों ने शेरशाह सूरी के पहले तक देखा था। शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग उसके कुछ सुधार और कुछ कार्यों के बारे में देखेंगे। अभी सुधार कार्य में शेरशाह सूरी का कार्य में पहले जो है देखते हैं वो सासाराम का मकबरा है। सासाराम में उसका मकबरा है, ठीक है। सासाराम में उसका मकबरा है जो तालाब के बीचों बीच में इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ। तालाब के बीचों बीच में है, जो इसकी शैली है इंडो इस्लामिक शैली है, ठीक है। इस मकबरा का वास्तुकार जो रहते हैं वो अलीवाल रहता है, ठीक है। और यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो कैमूर से आया था, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से बना था जो कैमूर से आया था। ये मकबरा का प्रारंभ तो शेरशाह सूरी कर दिया था 1540 ईस्वी में, और बना 1545 ईस्वी तक इस मकबरा का कार्य प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इसको पूर्ण करवाया, शेरशाह सूरी के मकबरा का पूर्ण करवाने का श्रेय इस्लाम शाह को जाता है। और ये मकबरा 122 फीट ऊंचा, 17 मीटर, 122 फीट या 17 मीटर ऊंचा और 52 एकड़ में फैला हुआ है, जो तालाब के बीचों बीच में है। अष्टकोणीय आकृति में है। किस आकृति में है? अष्टकोणीय आकृति में है। इसका गुंबद जो है, गुंबद ये दूसरे स्थान पे आता है विश्व में। कहाँ? वर्ल्ड में सेकंड स्थान पे आता है, ठीक है। विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे क्या आता है? पहले स्थान पे कौन सा गुंबद आता है? बीजापुर का गोल गुंबद आता है, जिसको आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसके वास्तुकार के बारे में बताइए। दिए अलीवाल था। शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार अलीवाल था। और इस मकबरे को द्वितीय ताजमहल की उपाधि कनिंघम देता है। कनिंघम देता है। द्वितीय ताजमहल की उपाधि कौन देता है? कनिंघम देता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का और 380 ग्रेन का सोने का सिक्का जारी करता है, ठीक है। इसके बाद एक सड़क बनवाता है जो प्राचीन काल में उत्तरा पथ मार्ग से जाना जाता है। कब? प्राचीन काल में उत्तरा पथ मार्ग से जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण करवाता है 16वीं सदी में, और जिसका नाम देता है सड़क ए आजम नाम देता है, जो बादशाही सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध रहता है। 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया और ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया, ठीक है। इसके अवशेष बारून डेहरी से मिलता है। और ये सड़क काबुल से ढाका तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? काबुल से ढाका तक जाता है। जब्ती प्रणाली लागू कौन करता है? लागू शेरशाह सूरी। और जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन रहता है? शेरशाह सूरी रहता है। शेरशाह सूरी एक और काम करता है। हुमायूं द्वारा बना महल दीन पनाह महल हुमायूं बनवाया रहता है। इसको तोड़कर किला एक कुहना का निर्माण करवाता है, जो क्या रहता है? मस्जिद रहता है। किला एक कुहना क्या रहता है? मस्जिद रहता है। कहाँ है ये? दिल्ली में। दिल्ली में है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? शेरशाह सूरी में इतना ही काम हुआ था, ठीक है। इतना ही काम शेरशाह सूरी किया था जो इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते हैं मुगल काल। मुगल काल में बाबर बिहार में मुगल सत्ता स्थापित करता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगान सरदार इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। और मोहम्मद शाह के बेटा जलाल खान को सूबेदार नियुक्त करता है बिहार का। कौन? बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में खुद बाबर लिखा रहता है, ठीक है। और बाबर का देख लेते हैं 1531 ईस्वी में चुनार के दुर्ग का घेरा डालता है। प्रथम जो है कि आक्रमण बाबर का रहता है भारत में चुनार का दुर्ग। 1531 ईस्वी में चुनार के दुर्ग का घेरा डालता है। नुहानी सेना को परास्त करता है, नुहानी सेनाओं का अंत करता है। फिर बाबर 1532 ईस्वी दोहरा का युद्ध में अफगान सरदारों को हराता है। 1532 ईस्वी दोहरा के युद्ध में अफगान सरदारों को हराता है। फिर
1576 ईस्वी में टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन अली के सहयोग से दाऊद खान को पराजित करके बंगाल और बिहार में मुगल सत्ता की पूर्णतः स्थापना हो जाती है। लेकिन मुगल सत्ता का सूबा या प्रांत 1580 ईस्वी में बनता है। क्यों? क्योंकि दाऊद खान जब पराजित हो जाता है तो इसके बाद भी ये नहीं मानता है। जब ये नहीं मानता है तो ये ताज खान के साथ मिलकर 1580 ईस्वी तक अफगान सत्ता बिहार में रखता है। इसलिए प्रश्न आता है कि मुगल काल में कब मिलाया गया? तो मिलाया गया 1576 ईस्वी में। बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया गया। लेकिन सूबा प्रांत कब बना? तो 1580 ईस्वी में। कौन बनाया? तो अकबर बनाया। ठीक है, अब अकबर का काल देखते हैं। 1576 ईस्वी में दाऊद खान को पराजित करता है, बताए ऊपर। उसके बाद सूबा और प्रांत का दर्जा देता है 1580 ईस्वी में अकबर। और जब दर्जा देता है तो 12 सूबों में विभाजित कर देता है। 12 सूबों में विभाजित करता है तो इनका दाम कितना रहता है? 12 सूबों का दाम रहता है 22 करोड़ दाम। उस समय दाम चलता है, ठीक है, सोना का रुपया को दाम बोलते हैं, जिसका मूल्य रहता है 55,47,985 रुपया। इस समय के हिसाब से 55,47,985 रुपया रहता है, ठीक है। जब 1580 ईस्वी में प्रांत बना लेता है अकबर प्रांत बना देता है तो मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? मुनीम खान को। मुनीम खान के बाद गवर्नर मान सिंह को नियुक्त करता है, जो मान सिंह 1587 से 1594 ईस्वी तक रहते हैं। ये क्या करते हैं मान सिंह? तो ये मुगल सत्ता सुदृढ़ करते हैं, ठीक है। और ये अपनी राजधानी सासाराम को बनाते हैं। कौन? मान सिंह अपनी राजधानी सासाराम को बनाते हैं। इसके बाद एक गवर्नर नियुक्त होता है सईद खान। सईद खान के समय ही इसका दाम का चर्चा आता है। जब ये आनाकानी करता है ये टैक्स देने में मुगल साम्राज्य को सईद खान, तब इसका पूरा दाम, मतलब कितना दाम है बिहार के प्रांत का, सूबा का, तो उस समय ये चीज़ सामने आती है कि 22 करोड़ दाम या 55,47,985 रुपया है। फिर कालांतर में सलीम, मतलब जहांगीर का विद्रोह होता है। उस समय जहांगीर जब विद्रोह करता है बिहार में, तब बिहार का गवर्नर असद खान रहता है। तो असद खान को हटाकर आसफ खान को बनाया जाता है। जब सलीम विद्रोह करता है, ये क्यों हटाया जाता है? क्योंकि सलीम के विद्रोह में असद खान मिला हुआ रहता है, इसलिए असद को हटाकर असद खान को आसफ खान को बनाया जाता है बिहार का गवर्नर। कालांतर में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर का समय आता है। जहांगीर का समय 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। जहांगीर जब शासक बनता है तो लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को, किसको? लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को क्या करता है? लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को गवर्नर नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं जहांगीर का शासनकाल। सलीम या जहांगीर का शासनकाल, ये 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक बिहार में इसका शासनकाल रहता है। ये जब शासक बनता है तो लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है और इसको उपाधि देता है कुली खान की। जहांगीर या सलीम उपाधि देता है कुली खान की, ठीक है। उसके बाद जब ये बनता है बाज बहादुर कुली खान, तो संग्राम सिंह विद्रोह करता है। जब संग्राम सिंह विद्रोह कर देता है, कहाँ करता है? दरभंगा में संग्राम सिंह विद्रोह करता है दरभंगा में। तो ये क्या करता है? बाज बहादुर इसके विद्रोह को दबाता है, फिर उसको अधीनता स्वीकार करवाता है। उसके बाद दरभंगा में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, ठीक है। और उसी मस्जिद के बगल में नूर सराय का निर्माण करवाता है। ये नूर सराय का निर्माण इसलिए करवाता है कि जब मेहरुन्निसा दिल्ली से, इसलिए करवाता है कि मेहरुन्निसा जब दिल्ली से बंगाल की यात्रा करती है तो वहाँ रुकती है। तो मेहरुन्निसा के रुकने के लिए कुली खान के द्वारा दरभंगा में एक नूर सराय का निर्माण करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि दिल्ली से बंगाल की यात्रा के क्रम में मेहरुन्निसा वहाँ एक दिन विराम करें। उसके बाद 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? लाल बेग को। तब बिहार का गवर्नर इस्लाम शाह को नियुक्त किया जाता है। 1607 ईस्वी में जब कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है
सलीम या जहांगीर के द्वारा तब बिहार का गवर्नर इस्लाम शाह को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब्दुल रहमान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनता है। कौन बनता है? अब्दुल रहमान 1608 ईस्वी में, या अफजल खान या अब्दुल रहमान 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना, जिसने कुतुब नामक एक फ़कीर की विद्रोह को दबाया। ठीक है, इसके बाद नूरजहाँ का भाई, कौन? नूरजहाँ का भाई इब्राहिम खान काकर को 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार इब्राहिम खान काकर को बना दिया जाता है। उसके तुरंत ये क्या करता है, इब्राहिम खान काकर बनता है तो ये क्या करता है, 1616 ईस्वी में मखदूम शाह का मकबरा बनवाता है, जो मुग़ल शैली में निर्मित रहता है। मखदूम शाह का मकबरा मुग़ल शैली में निर्मित रहता है, जो मुग़ल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट, मतलब सबसे बेहतर नमूना है, सर्वोत्कृष्ट नमूना है मुग़ल काल का। कौन? मखदूम शाह का मकबरा। ठीक है, इब्राहिम खान काकर बनवाता है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा पटना में बनवाता है। कहाँ बनवाता है? पटना में। याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुग़ल काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुग़ल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अकबरकालीन मुग़ल शैली का स्पष्ट लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। फिर जहांगीर क्या करता है, 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज़ को 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज़ को बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। इसके बाद ये देखने को मिलता है कि लगातार बिहार के गवर्नर पे केवल राजकुमार को ही नियुक्त किया जाता है, अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके बाद ये नियम बन जाता है कि बिहार के प्रांतपति या गवर्नर केवल राजकुमार ही बनेंगे। ठीक है, अब शहजादा खुर्रम मतलब शाहजहाँ जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करने के बाद पटना रोहतास पर कब्जा कर लेता है, और यहाँ का प्रांतपति खाने दुर्रानी उर्फ बैरम खान को, सूबेदार या प्रांतपति बैरम खान को बना देता है। कौन? तो शाहजहाँ। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार सफावी रहता है 1626 से 1627 ईस्वी में। जहांगीर के समय में अंतिम सूबेदार बिहार का सफावी रहता है 1626 से 1627 ईस्वी में। इसका पूरा नाम रहता है रुस्तम सफावी रहता है, जो 1626 ईस्वी से 1627 ईस्वी में बिहार का अंतिम सूबेदार रहता है। इसके पश्चात खान ए आलम मिर्ज़ा शफ़ी खान और बिहार के सूबेदार नियुक्त होते हैं। सैफ खान जो रहता है 1628 से 1629 ईस्वी में पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाता है, जिसका नाम सैफ खान का मकबरा है। सैफ खान का मकबरा के नाम से जाना जाता है। कभी पटना जाना हुआ तो इस मकबरे को देखिएगा, अच्छा मकबरा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके बाद काल आता है शाहजहाँ का। ठीक है, अब हम लोग शाहजहाँ का शासनकाल देखेंगे। इसके शासनकाल में क्या होता है कि ये शासन बनते हैं फिरोज जंग 1632 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। ये फिरोज जंग क्या करता है कि उज्जैन के शासक राजा प्रताप के विद्रोह को दबाता है, और राजा प्रताप उज्जैन को मुग़ल काल का सूबा बना लेता है। ठीक है, उज्जैन को। उसके बाद मुमताज़ का भाई शाइस्ता खान 1639 से 1643 ईस्वी, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया था, 1639 से 1639 से 1643 तक शाइस्ता खान शासक रहता है। ठीक है, मुमताज़ का भाई शाइस्ता खान। उसके बाद आजम खान, जफ़र खान, जुल्फ़िकार खान, ये सब 1656-57 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार रहते हैं। फिर दारा के कहने पर शाहजहाँ अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। लेकिन होता क्या है कि जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है तो ये अलीवर्दी खान सूजा का साथ देने लगता है, राजकुमार
सूजा का साथ देने लगता है। फिर जब सूजा का साथ देने लगता है तो क्या होता है कि सुलेमान सिकोह और जय सिंह, इन दोनों की सेना क्या करती है, सूजा को पराजित करती है। पराजित करने के बाद इसको बिहार के सूबेदारी से हटा देती है। फिर औरंगजेब क्या करता है कि सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में दारा को पराजित करती है। और दारा को पराजित करने के बाद सूजा को बिहार प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। कौन? औरंगजेब सूबेदार नियुक्त कर देता है। किसको? सूजा को। तो ध्यान रखिएगा, सूजा विद्रोह करता है, दारा के कहने पर अलीवर्दी खान बिहार का सूबेदार नियुक्त होता है, लेकिन अलीवर्दी खान सूजा का साथ देने लगता है, ये राजकुमार सूजा का साथ देने लगता है जब ये शाहजहां बीमार पड़ता है। और जब सूजा साथ देने लगता है तो दारा के कहने पर जय सिंह और सुलेमान सिकोह की सेना दारा को पराजित करती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद 1658 ईस्वी सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और दारा के बीच होता है, दारा सिकोह के बीच होता है। और दारा सिकोह के बीच होता है तो उसमें दारा सिकोह पराजित होता है। जब दारा सिकोह पराजित होता है तब बिहार का प्रांत सूजा के हाथों में औरंगजेब सौंप देता है और अपना शासन बिहार में औरंगजेब प्रारंभ कर देता है। अब देखते हैं औरंगजेब का शासन। अब बहादुर शाह का जब शासन कहलाता है तो अजीमुद्दीन को बिहार का गवर्नर और फर्रुख सियर को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है, गवर्नर या सूबेदार कह सकते हैं। फिर 1711 ईस्वी में बिहार आ गया। कौन? फर्रुख सियर 1711 ईस्वी में बिहार आ जाता है। फिर इसका राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में पटना के फैक्ट्री में अंग्रेजों के संरक्षण में होता है, जो दूसरा मुगल शासक का राज्याभिषेक माना जाता है। कौन सा? तो सेकंड मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में माना जाता है। पहला कौन था? बहादुर शाह का भी राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था, लेकिन ये पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। समझ रहे हैं ये बात को? अब इसके बाद उद्वंत सिंह विद्रोह करता है तो फखरुद्दौला हराया जगदीशपुर के उद्वंत सिंह के विद्रोह को फखरुद्दौला दबाता है और खाने कला या दारुल अदल का निर्माण करवाता है। कहाँ में? पटना में। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ याद रखिएगा। बिहार से संबंधित इन लोगों का इतना ही काम रहता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में सूफी या भक्ति आंदोलन। तो बिहार में सूफी आंदोलन में देखते हैं कि एक आता है दरियापंथी संप्रदाय, थोड़ा सा फेमस रहता है क्योंकि दरिया साहब एक मुस्लिम रहते हैं और इनका जन्म जो होता है रोहतास के धरकंधा गांव में होता है, इसलिए इस संप्रदाय को थोड़ा सा तवज्जो देता है लोग, यहाँ का लोग। फिर इसके बाद सूफी संत आते हैं। सूफी संत, तो सूफी संत में क्या होता क्या है मूल रूप से ये धर्म होता है हिंदू धर्म और संगीत का अंश। हिंदू धर्म और संगीत के अंश से एक नया धर्म की उत्पत्ति होती है जिसे सूफी संत कहते हैं। सूफी धर्म में जो होता है उसमें हिंदू धर्म के कुछ क्रियाकलाप रहते हैं, जैसे कि योग करना, गाना या फिर भजन गायन करना, एकांत अवस्था में रहना, ये सब हिंदू धर्म का ही लक्षण है जो सूफी धर्म अपनाया और संगीत का ही कुछ अंश लिया, विशेष जोर संगीत पे दिया। और फिर उसके बाद कई सूफी संत आते हैं। तो उसी क्रम में ताज फ़कीह आते हैं मनीर में। पटना में आकर बसते हैं जगजोत, सूफी संत जगजोत। और हाजीपुर में आके बसते हैं चिश्ती, ठीक है, अली चिश्ती। और दक्षिण बिहार में शेख अली आकर बसते हैं और यहाँ पे अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सूफी मत का प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि वर्चस्व स्थापित करने में फिरदौसी सिलसिला रहता है। फिरदौसी सिलसिला में सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं यहिया मनेरी, जिनका जन्म 1290 से 1381 ईस्वी तक रहता है। यहिया मनेरी इसलिए वर्चस्वशाली हो पाते हैं क्योंकि दरिद्र और पीड़ित वर्गों को उपदेश देते हैं, समझाते बुझाते हैं और सांत्वना देते हैं। इस वजह से ये वर्चस्वशाली हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार बहुत पहले से ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और इनकी पत्रों का संकलन जो रहता है वो रहता है मकतूबाते सदी। समझ में आ रहा है? मकतूबाते सदी, इसी से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इतना रहता है सूफी संत। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिख संप्रदाय बिहार में सिख धर्म बहुत पुराना रहा है। जैसे गुरु नानक, बिहार में गुरु नानक रहते हैं
वो पहले सिख गुरु रहते हैं जो बिहार की यात्रा करते हैं, ठीक है, गुरु नानक। उसके बाद 10वें 9वें रहते हैं, ठीक है, 9वें गुरु आते हैं बिहार में जो अपने बीवी को छोड़ के चले जाते हैं, और यहीं पे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना सिटी में, और सूफी सिख संप्रदाय का संबंध होता है। तो गुरु नानक जो है, नानक ये जो है भागलपुर और कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल, भागलपुर होते हुए राजमहल मतलब बिहार से झारखंड तक यात्रा करते हैं। कौन? गुरु नानक करते हैं, ठीक है। अपने धर्म सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, शिष्य भी बनाते हैं। सासाराम तथा गया होते हुए पटना पहुंचते हैं। तेग बहादुर, अब 9वें आ जाते हैं तेग बहादुर ये सासाराम, पटना, फिर गया जाते हैं और यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये असम निकल जाते हैं, अपनी बीवी को छोड़ के असम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और तेग बहादुर उस समय औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं देते हैं, चले जाते हैं। अपनी पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के यहाँ गुजरी देवी को छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ समय बाद 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है और गुरु गोविंद सिंह आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बनते हैं। 4 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह 4 वर्ष में अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए पटना छोड़कर पंजाब के आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पंजाब के आनंदपुर साहिब चले जाते हैं। सोचिए, 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपने जन्म स्थान पटना को छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरदासपुर जाके ये क्या करते हैं? गुरु पद ग्रहण करते हैं। उसके बाद मनसद जो है पटना भेजते हैं, अपने मनसद पटना भेजते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मनसद व्यवस्था को ये भी गुरु गोविंद सिंह ही खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1708 ईस्वी में इनकी पत्नी, उनकी मृत्यु के बाद 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1708 ईस्वी में 1666 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक गुरु गोविंद सिंह रहते हैं। 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी पत्नी माता साहिब देवी की प्रति भी बिहार सिखों का काफ़ी सहयोगात्मक रुख रहता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना दिया जाता है। धार्मिक स्थल है जो पटना में है, जिसे गुरुद्वारा कहते हैं, गुरुद्वारा साहिब कहते हैं, या लोक प्रचलित नाम इसका पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से मुगल काल हम लोग का ख़त्म होता है, मुगल काल। अब इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास कल से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें प्रेरणा देगी और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन में कोई बाधा ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।